हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जिससे कि सेकंड जनरेशन के एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। तो अब देखिए, इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सुना, इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस पोएम को इसे ईयर 1819 के अराउंड लिखा गया और फिर ईयर 1820 के जनवरी मंथ में जाकर इसे पहली बार पब्लिश किया गया। फिर इस टॉपिक का सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस कंप्लीट पोएम के थ्रू पोएट यहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी जो ज़िंदगी है या फिर जो लाइफ है और उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, तो कैसे हमारी ज़िंदगी जो है वो हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है और एक दिन ये नष्ट भी हो जाएगी। बट एक आर्ट जो है तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है और वो हमेशा इमॉर्टल या अमर रहता है। इसलिए पोएट यहाँ पर आर्ट को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं इन कंपेयर टू लाइफ इट्सल्फ। और पोएट यहाँ पर एक ग्रीशियन अर्न को या एक ग्रीक वास को, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो पोएट यहाँ पर इस तरह के एक ग्रीक वास को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसमें कि एंशियंट ग्रीक टाइम्स के कुछ रस्टिक या रूरल लाइफ से रिलेटेड इमेजेस उस वास पर बने होते हैं, जिसे देखकर पोएट काफ़ी फैसिनेट, कंफ्यूज और एक्साइटेड हो जाते हैं, बिकॉज वो रस्टिक या रूरल लाइफ के इमेजेस अपने आप में ही लाइफ के रिचनेस को, उसके फुलीनेस को या उसके कंप्लीटनेस को कैप्चर कर रहे होते हैं। और जिस समय की या एंशियंट टाइम की पेंटिंग को उस वास पर बनाया गया होता है, तो वो टाइम उस ग्रीशियन अर्न पर या उस वास पर फ्रीज हो गया होता है या थम सा गया होता है, क्योंकि वो एक पिक्चर है, इसलिए वो जैसा है वैसा ही रहेगा और टाइम उस वास पर फ्रीज हो गया होता है। फिर इस टॉपिक का थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जॉन किट्स जब एक बार म्यूजियम गए हुए थे और वहाँ पर जब उन्होंने एल्गिन मार्बल्स के दृश्य को देखा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो जब उन्होंने एल्गिन मार्बल्स के दृश्य को देखा और एंशियंट ग्रीक आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स को देखा, तो वहाँ से फिर उन्हें इस पोएम को लिखने का इंस्पिरेशन और थीम मिला। और इस पूरे पोएम के दौरान पोएट ये सोचते हैं कि उस ग्रीशियन अर्न या उस ग्रीक वास में जो पेंटिंग्स या पिक्चर्स बने हुए हैं, तो वो आखिर किसके फिगर हैं उन पेंटिंग्स में, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आखिर इन इमेजेस के पीछे का अंडरलाइन मीनिंग क्या है। एंड लास्टली इस टॉपिक का फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पोएम कई सारे थीम से, लाइक ब्यूटी, ट्रांसियंस एंड इम्परमानेंस, रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड आर्ट एंड इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट के थीम से डील करता है। और रही बात इस पोएम के स्ट्रक्चर की, तो ये पोएम 10-10 लाइनों के 5 स्टैंजास में लिखा गया है, यानी 10 लाइन्स इन ईच पर्टिकुलर स्टैंजा। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, Sylvan historian, who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What leaf-fringed legends hunt about thy shape, of deities or mortals or of both? तो इन लाइंस में दाऊ का मतलब है यू द ग्रेशियन अर्न, यानी पोएट यहाँ पर उस ग्रीक वास को या उस ग्रेशियन अर्न को यहाँ पर रिफर कर रहे हैं। फिर स्टिल अनराविश्ड का मतलब है कि वो ग्रेशियन अर्न अभी तक किसी वर्जिन लेडी की तरह या किसी प्योर चेस्ट लेडी की तरह है, जिसकी नई नई शादी हुई है। तो वो ग्रेशियन अर्न बिल्कुल किसी न्यूली वेड चेस्ट लेडी की तरह है, जो कि अभी तक अनटच्ड, अनब्रोकन और साइलेंट है। फिर फॉस्टर चाइल्ड का मतलब है कि उस ग्रेशियन अर्न की देखभाल या उसकी केयर किसी और ने किया है, लाइक अ फॉस्टर चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। फिर साइलेंस और टाइम को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है एज इफ दे आर ह्यूमंस और मोर स्पेसिफिकली एज फॉस्टर पेरेंट्स ऑफ दैट ग्रेशियन अर्न। फिर सिल्वान हिस्टोरियन का मतलब है कि वो ग्रीशियन अर्न या वो ग्रीक वास किसी नॉलेजेबल पर्सन या हिस्टोरियन की तरह है, जिससे कि रूरल सेटिंग, कंट्री साइड एरिया, वुड्स, फॉरेस्ट और माइथोलॉजी के बारे में काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि उस ग्रेशियन अर्न पर जो पेंटिंग्स बनी हुई है, तो वो पैस्टोरल सेटिंग्स और वुड्स को पोर्ट्रे कर रहा है। फिर कैंस्ट का मतलब है कैन। फिर फ्लावरी टेल का मतलब है कोई पीसफुल सा पैस्टोरल स्टोरी जो कि सिंपल कंट्री साइड लाइफ को डिपिक्ट कर रहा हो।
और लास्टली लीफ फ्रिंज लेजेंड्स का मतलब है कि उस ग्रेशियन अर्न या उस वास के सरफेस पर, उसके सतह पर किसी तरह का कोई ओल्ड स्टोरी या लेजेंड को डिपिक्ट किया गया है उस पर, और प्लस उस ओल्ड स्टोरी या पेंटिंग के चारों तरफ बॉर्डर एरिया पर लीव्स यानी हरे रंग के पत्तियां बनाई गई हैं या फ्रेम की गई हैं। तो गाइस इन फर्स्ट 6 लाइंस में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि वो ग्रीक वास या वो ग्रीशियन अर्न जो है, तो वो किसी वर्जिन लेडी की तरह या प्योर चेस लेडी की तरह है जिसकी कि नई नई शादी हुई हो। तो वो ग्रीशियन अर्न अब तक किसी चेस लेडी की तरह है और वो बिल्कुल अनटच्ड, अनब्रोकन और साइलेंट है। फिर पोएट आगे ये कहते हैं कि वो ग्रीशियन अर्न एक फॉस्टर चाइल्ड की तरह है जिसकी केयर या देखभाल टाइम और साइलेंस ने किया है। तो पोएट यहाँ पर साइलेंस और टाइम को पर्सोनिफाई करते हैं विथ ह्यूमनली क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स। और हम लोग ये जानते हैं कि यूजुअली टाइम बहुत ही फास्ट होता है और वो बहुत ही जल्दी गुजरता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर टाइम बहुत ही स्लो है क्योंकि वो ग्रेशियन अर्न एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और वो अलाइव नहीं है, इसीलिए उसके लिए टाइम बहुत ही धीरे धीरे गुजरता है। फिर इसके थर्ड लाइन में पोएट ये कहते हैं कि वो ग्रेशियन अर्न किसी सिल्वान हिस्टोरियन की तरह है जो कि वुड्स, फॉरेस्ट और कंट्री साइड एरिया की नॉलेज रखता है, और वो किसी पोइट्री के मुकाबले वो और ज़्यादा बेटर, पावरफुल और स्वीटर मैनर में वो रूरल सीन्स को, पैस्टोरल सेटिंग्स और उसके स्टोरीज को एक्सप्रेस कर पाता है वो ग्रेशियन अर्न इन कंपेयर टू पोइट्री। और फिर पोएट ये सोचते हैं कि वो जो इमेजेस उस ग्रेशियन अर्न के सरफेस पर बनी हुई हैं, तो वो आखिर कौन से लेजेंड या स्टोरीज हैं, किसके स्टोरीज हैं, और क्या वो फिगर्स गॉड्स को डिपिक्ट कर रही हैं या फिर ह्यूमन बींग्स को या फिर दोनों को ही। फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट ये लिखते हैं, In Zampe are the tales of Arcady. What men or gods are these? What maidens float? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? तो इन लाइंस में टेम्पे जो यहाँ पर वर्ड है, तो ये ग्रीस के ईस्टर्न कोस्ट में मौजूद एक वैली या घाटी का नाम है। फिर डेल्स भी एक वैली का नाम है, और अर्कैडी ग्रीस में मौजूद एक शांत सी जगह या रीजन है जो कि अपने पीसफुल और सिंपल कंट्री लाइफ के लिए जाना जाता है। फिर मेडन्स का मतलब है यंग गर्ल्स, और लॉथ का मतलब है अनविलिंग, अनविलिंग टू बी किस्ड और मे बी समथिंग मोर देन दैट। यानी वो जो यंग गर्ल्स जिनकी पेंटिंग उस वास पर बनी हुई थी, तो वो यंग गर्ल्स जो उस पेंटिंग के अंदर मौजूद हैं वो फोर्सफुली किस नहीं किया जाना चाहती थी। फिर मैड परस्यूट का मतलब है फोर्सफुल मैनर में लवर्स के द्वारा यंग गर्ल्स को और निम्स को चेस करना, लस्टफुल मैनर में परस्यू करना। फिर पाइप्स का मतलब है फ्लूट यानी बांसुरी, और टिम्ब्रल्स एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और लास्टली वाइल्ड एक्सटेसी का मतलब है म्यूजिक को सुनकर पागलों की तरह नाचना। तो गाइज इस फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट 4 लाइंस में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि उस ग्रीशियन अर्न में जो जगह या प्लेसेस डिपिक्ट किए गए हैं जहाँ पर वो लोग मौजूद हैं, तो आखिर वो जगह ग्रीस कंट्री में कौन से हिस्से का पार्ट है या वो कहाँ पर मौजूद है, क्या वो टेम्पे वैली का हिस्सा है या वो डेल्स वैली का हिस्सा है। फिर वो ये सोचते हैं कि वो जो मेल कैरेक्टर्स हैं और जो गॉड्स हैं जो कि उस वास पर डिपिक्ट किए गए हैं, तो आखिर उनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्या है, वो मेल कैरेक्टर्स और वो गॉड्स की आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है, और आखिर वो यंग गर्ल्स या लेडीज़ कौन हैं जो कि लवर्स को रेजिस्ट कर रही हैं और उनसे बचने की कोशिश कर रही हैं। और क्या ये डिपिक्शन या फिर ये सीन किसी तरह के कोई मैड परस्यू को शो कर रहा है, या लवर्स के द्वारा ड्रंकन मैनर में और लस्टफुल मैनर में गर्ल्स को फॉलो करने वाले सीन को, और फिर उन गर्ल्स के द्वारा बचने की कोशिश, स्ट्रगल और एस्केप अटेम्प्ट करने वाले सीन को शो कर रहा है। तो क्या ये डिपिक्शन इन चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहा है? तो पोएट बार बार उस ग्रेशियन अर्न को देखने के बाद वो ये सब चीज़ें क्वेश्चन करते हैं। और फिर लास्टली उस ग्रेशियन अर्न या उस ग्रीक वास पर पोएट को जब कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए दिखते हैं या वो उन्हें नोट जब करते हैं, तो वो फिर से कुछ सवाल पूछने लगते हैं कि ये पाइप्स यानी ये फ्लूट और ट्रिम्बल्स कैसा, ये लोगों में वाइल्ड एक्सिसी कैसी, ये पागलपन कैसा, क्या ये सीन किसी तरह के कोई जॉयस सेलिब्रेशन को या फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्हीं सवालों के साथ इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को, और अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टैंजा की ओर। तो इसके सेकंड स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Heard melodies are sweet,
but those unheard are sweeter. Therefore, ye soft pipes play on, not to the sensual ear, but more endeared pipe to the spirit deities of Notone. तो इन लाइंस में दोस्त अनहर्ड का मतलब है वो म्यूज़िक जो कि हम लोग अपने माइंड में इमेजिन करते हैं कि शायद वो म्यूज़िक सुनने में ऐसा होगा या वैसा होगा। फिर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन का मतलब है कि वो सॉफ्ट सी सिंपल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो कि उस ग्रेशियन अर्न पर डिपिक्ट किया गया होता है, और वो म्यूज़िक हमेशा बजता ही रहेगा क्योंकि वो उस ग्रेशियन अर्न पर पेंटेड है। फिर मोर एंडियर्ड का मतलब है दैट दोस अनहर्ड म्यूजिक आर मोर लव्ड, यानी वो अनसुनी गीत या वो धुन ज़्यादा पसंद की जाती है। और लास्टली पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन का मतलब है कि फ्लूट्स को यानी बांसुरी को सिंपली डिटी नाम के एक सॉन्ग को प्ले करने के लिए कहा गया था। बट ये डिटी सॉन्ग ऐसे तरह के गाने होते हैं जिन्हें कि स्पिरिट सॉन्ग भी कहा जाता है और जो कि भूतों के द्वारा गाए जाते हैं, और ये ऑडिबल भी नहीं होते हैं क्योंकि इसमें टोन भी मौजूद नहीं होता है। तो ये सिर्फ हम अपने माइंड में ही इमेजिन कर सकते हैं कि वो सुनने में कैसा होगा। तो गाइस इस सेकंड स्टैंजा के फर्स्ट 4 लाइंस में पोएट पहले तो वो यहाँ पर म्यूज़िक को प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि उस ग्रेशियन अर्न पर जो फ्लूट प्लेयर्स हैं या फिर जो बांसुरी बजाने वाले लोगों को डिपिक्ट किया गया है, तो उनकी म्यूज़िक को हम वैसे तो अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं, बट हम अपने दिमाग में इमेजिन ज़रूर कर सकते हैं कि वो ट्यून किस तरह के ट्यून को वो प्ले कर रहे होंगे। सो पोएट यहाँ पर हमसे ये कहते हैं कि वो जो इमेजिनरी म्यूज़िक या फिर जो अनसुनी गीत या धुन होती है, तो वो ज़्यादा मेलोडियस और सुरीली प्रतीत होती है बजाय कि उन हकीकत में सुने हुए गीत के जिन्हें कि हम रियलिटी में अपने कानों से सुनते हैं या सुने होते हैं। तो पोएट के हिसाब से इमेजिनरी म्यूज़िक ज़्यादा स्वीट और मेलोडियस होता है। इसीलिए पोएट उस ग्रेशियन अर्न में डिपिक्ट किए गए फ्लूट से या पाइप से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने म्यूज़िक को बजाते रहें। इसलिए नहीं कि हम उसे अपने सेंसरी ईयर्स से या कानों से सुन नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो म्यूज़िक हमारी इमेजिनेशन के बेसिस पर रन करता है, और लोग उन अनसुनी म्यूज़िक को या इमेजिनरी म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये इमेजिनरी म्यूज़िक एक तरह से साइलेंस को भी ट्रिब्यूट देता है। ये म्यूज़िक हम अपने सेंसरी ईयर्स के थ्रू सुन नहीं सकते हैं, ये ऑडिबल नहीं होता है, और इसमें कोई टोन भी मौजूद नहीं होता है। हम सिर्फ इसे अपने माइंड में ही इमेजिन कर सकते हैं या अपने इमेजिनरी ईयर्स से ही इन्हें सुन सकते हैं जो कि उस ग्रेशियन अर्न पर डिपिक्ट किए गए हैं। फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट ये लिखते हैं, Fair youth beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. Bold lovers, never, never canst thou kiss, though winning near the goal, yet do not grieve. She cannot fade, though thou hasn't not thy bliss, forever wilt thou love, and she be fair. तो गाइस इस सेकंड स्टैंजा के लास्ट 6 लाइंस में पोएट पहले तो वो एक यंग पाइपर या एक फ्लूट प्लेयर के ऊपर फोकस करते हैं जो कि किसी पेड़ के नीचे बैठकर वो अपने फ्लूट को या पाइपर को प्ले कर रहा होता है। तो वो फ्लूट प्लेयर कभी भी अपने म्यूज़िक को या अपने सॉन्ग को रोक नहीं सकता क्योंकि वो पाइपर उस ग्रेशियन अर्न में फ्रोज़न है या फ्रीज हो गया है उस पेंटिंग या डिपिक्शन के साथ। सो जिस तरह से वो पाइपर अपने म्यूज़िक को कभी रोक नहीं सकता, तो ठीक उसी तरह से उस ग्रेशियन अर्न में बने जो पेड़ हैं तो वो अपने कभी लीव्स को या पत्तों को शेड नहीं करेंगे, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। फिर पोएट फोकस करते हैं उस ग्रेशियन अर्न पर डिपिक्ट किए गए 2 लवर्स के ऊपर जो कि ऑलमोस्ट किस करने ही वाले होते हैं, बट उनके लिप्स कभी भी एक दूसरे के होठों को टच नहीं कर पाएंगे। बट पोएट उनसे ये कहते हैं कि वो अपसेट ना हो, दुखी ना हो। ऑल्दो वो लवर कभी भी एक दूसरे को किस नहीं कर पाएंगे, उसके प्लेजर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बट वो आदमी या वो लवर जो है वो हमेशा अपने वुमेन को लव कर पाएगा क्योंकि उसकी जो लेडी लव है वो हमेशा उसके सामने रहेगी। एंड प्लस वो जो वुमेन है, उसकी जो लेडी लव है वो हमेशा खूबसूरत या ब्यूटीफुल बनी रहेगी, उसकी ब्यूटी कभी भी फेड नहीं होगी और वो हमेशा यंग ही रहेगी। तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम के सेकंड स्टैंजा को, और अब हम चलते हैं इसके थर्ड स्टैंजा की ओर। तो इसके थर्ड स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि happy, happy boughs that cannot shed your leaves, nor ever bid the spring adieu, and happy melodies unweird, forever piping songs forever new. तो इन लाइंस में बाव का मतलब है पेड़ों की टहनियाँ या उसके ब्रांचेस,
फिर बिड एड्यू का मतलब है टू से गुड बाय यानी गुड बाय बोलना। फिर मेलोडिस्ट का मतलब है वो म्यूजिशियंस जो कि उस ग्रेशियन अर्न में डिपिक्ट किए गए होते हैं। और अनवियर्ड का मतलब है अनटायर्ड यानी वो म्यूजिशियंस कभी भी थकते नहीं हैं, वो टायर्ड नहीं होते हैं। तो गाइस इस थर्ड स्टांजा के फर्स्ट फोर लाइंस में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि उस ग्रेशियन अर्न में जो पिक्चर्स डिपिक्ट किए गए होते हैं, तो उस पिक्चर्स में जो पेड़ों की टहनियाँ हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो पेड़ों की टहनियाँ या ब्रांचेस कभी भी अपने हरे भरे पत्तों को शेड नहीं करेंगे, उसे लूज़ नहीं करेंगे। और ना ही वो जो स्प्रिंग का मौसम है वहाँ पर, जो स्प्रिंग का सीज़न है, वो कभी गुड बाय कहेंगे। वो हमेशा उस पिक्चर में वैसे ही बने रहेंगे और स्प्रिंग का मौसम या स्प्रिंग का सीज़न हमेशा वहाँ पर मेंटेन रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ उस ग्रेशियन अर्न पे एक पिक्चर है, इसीलिए वो हमेशा हैप्पी हैप्पी रहेंगे। फिर पोएट आगे ये कहते हैं कि वहाँ पर जो हैप्पी म्यूजिशियंस हैं, जो संगीतकार हैं, तो वो कभी भी थकते नहीं हैं, वो हमेशा अपने फ्लूट को या बांसुरी को बजाते रहते हैं और उनकी म्यूज़िक कभी भी ओल्ड नहीं होगी, वो हमेशा नई और फ्रेश ही रहेगी। फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट ये लिखते हैं, more happy love, more happy, happy love, forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young, all breathing human passions far above, that leaves a heart high sorrowful and clawed, a burning forehead and a parching tongue. तो इन लाइंस में फॉरएवर पैंटिंग का मतलब है हमेशा हाफते रहना, एक्साइटमेंट की वजह से या फिर यंग गर्ल्स को चेस करने की वजह से। फिर क्लॉइड का मतलब है किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा ओवर कंजप्शन की वजह से सिक फील करना, वेयर आउट या फिर फुल फील करना। फिर बर्निंग फोरहेड का मतलब है कि जब हमें फीवर हो जाता है तो उस समय हमें हमारे सिर में या फोरहेड में एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है। और पार्चिंग टंग का मतलब है थर्स्टी फील करना या गले का सूख जाना। गाइस इस थर्ड स्टैंजा के रिमेनिंग 6 लाइंस में पोएट पहले तो ये सोचकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, वो अंदर से काफ़ी जॉय और लव को महसूस करते हैं, क्योंकि उस ग्रेशियन अर्न में जो सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। उसमें लोग जो हैं और जो चीज़ें मौजूद हैं वो हमेशा हैप्पी हैप्पी और एवरग्रीन ही रहेंगे। तो ये चीज़ें सोचकर पोएट अंदर से काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। और अब क्योंकि वो जो पूरा सीन उस ग्रेशियन अर्न में डिपिक्ट किया गया है वो फ्रोज़न है और टाइम उसमें रुक सा गया है, इसीलिए जो लव वहाँ पर डिपिक्ट किया गया है लवर्स के बीच में, तो वो लव हमेशा वार्म, फ्रेश और एन्जॉयबल रहेगा। और वो जो लवर्स वहाँ पर डिपिक्ट किए गए हैं, तो वो गर्ल्स को हमेशा चेस करते हुए और एक्साइटमेंट में वो हमेशा हाफते ही रहेंगे और वो हमेशा फॉरएवर यंग ही बने रहेंगे। और इसके अलावा हमारे इस दुनिया में जितने भी जो ह्यूमनली पैशंस हैं, तो वो लवर जो उस पेंटिंग में मौजूद हैं, तो वो लवर हमारे इन ह्यूमनली पैशन से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं और वो उनसे एक डिस्टेंस पर हैं अब। यानी ये जो ह्यूमनली पैशंस है, ये ह्यूमनली पैशन हमें टेंशन देती है, इनकी वजह से हम काफ़ी हैवी फील करते हैं और प्लस इन ह्यूमनली पैशन की वजह से ही कभी कभी हम बीमार भी हो जाते हैं और हमारे सिर में एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है और प्लस हमारा टंग या गला पूरा सूख जाता है। बट वो जो लवर्स उस ग्रेशियन अर्न में डिपिक्ट किए गए हैं, तो वो लवर्स इन ह्यूमनली पैशन से काफ़ी दूर हैं और वो एक काफ़ी अच्छे और बेटर प्लेस पर हैं। तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम के थर्ड स्टैंजा को, और अब हम चलते हैं इसके फोर्थ स्टैंजा की ओर। तो इसके फोर्थ स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Who are these coming to the sacrifice? To what green altar, O mysterious priest, leadest thou that heifer, lowing at the skies, and all her silken flanks with garland dressed? तो इन लाइंस में ग्रीन एल्टर का मतलब है किसी तरह का कोई ऊंचा सा प्लेटफॉर्म जहां पर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, और वो प्लेटफॉर्म या ऑल्टर हरे रंग के पत्तियों से या घास फूस से ढके होने की वजह से उसे ग्रीन एल्टर कहा गया है। फिर मिस्टीरियस प्रीस्ट का मतलब है कोई अननोन सा प्रीस्ट या पंडित जिसकी आइडेंटिटी के बारे में पोएट को पता नहीं है या वो कौन है। फिर हेफर का मतलब है यंग काफ यानी गाय का छोटा सा बच्चा। फिर लोइंग का मतलब है उस नन्हे से गाय के बच्चे के द्वारा चीखना। और सिल्कन फ्लैंक्स का मतलब है कि उस काफ के या उस गाय के बच्चे के दोनों साइड और उसके पैरों की तरफ सिल्क के कपड़ों से और फूलों की माला से उसे डेकोरेट किया गया होता है या उसे कवर्ड किया गया होता है।
तो अब गाइस इस फोर्थ स्टांजा के फर्स्ट फोर लाइंस में सीन्स जो हैं तो वो अब थोड़े चेंज हो गए हैं और पोएट उस ग्रेशियन अर्न पर डिपिक्ट किए गए किसी दूसरे पिक्चर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं जो यहाँ से किसी बलि प्रथा को अटेंड करने के लिए या सैक्रिफाइसल सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो आखिर ये लोग कौन हैं। और फिर पोएट उस अननोन से मिस्टीरियस प्रीस्ट से या पंडित से वो ये सवाल पूछते हैं कि ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, आखिर तुम इस गाय के नन्हे से बच्चे को जो कि ऊपर आकाश की ओर देखकर चीख रहा है और पूरी तरह से सजा हुआ है सिल्क के कपड़ों से और फूलों की माला से सजा हुआ है, तो आखिर तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो, कौन से स्पेसिफिक लोकेशन या ग्रीन एल्टर और प्लेटफॉर्म के पास तुम इसे लेकर जा रहे हो जहाँ पर इसकी बलि चढ़ेगी। फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट ये लिखते हैं, What little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel is emptied of this folk, this pious morn? And little town, thy streets forever will be silent, and not a soul to tell why thou art desolate can ever return. तो इन लाइंस में सिटाडल का मतलब है फोर्ट या किला, फिर पायस मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग टाइम का वो समय या सुबह का वो समय जब वर्शिप या पूजा किया जाता है, फिर एवरमोर का मतलब है फॉरएवर यानी हमेशा हमेशा के लिए, और डेसोलेट का मतलब है एम्प्टी यानी खाली। तो इन लाइंस में पोएट यहाँ पर ये सवाल पूछते हैं कि आखिर ये इतने सारे लोग जो इस सैक्रिफाइसल सेरेमनी या प्रोसेशन के लिए जा रहे हैं, तो ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, आखिर वो कौन सा टाउन है जो कि मे बी किसी नदी के पास या शी शोर या माउंटेनियस फुटहिल्स के पास लोकेटेड है जहाँ पर एक फोर्ट या एक किला भी मौजूद है। तो आखिर वो कौन सा टाउन है जो कि आज इतने सारे लोगों के वहाँ से चले आने की वजह से वो आज खाली हो गया है इस रिलीजियस पायस मॉर्निंग टाइम पर। और फिर पोएट आगे ये कहते हैं कि अब वो छोटे से टाउन की गलियां हमेशा हमेशा के लिए साइलेंट रह जाएंगी और वहाँ पर उस टाउन में कोई ये बताने वाला भी नहीं रह गया है जो ये बता सके जाकर या फिर ये एक्सप्लेन कर सके कि आखिर वो टाउन एम्प्टी क्यों है, खाली क्यों है। कोई वहाँ पर वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि वो बस एक सीन या एक पिक्चर है जो कि उस ग्रेशियन अर्न पर बनी हुई है जिसका टाइम फ्रीज हो गया है। तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम के फोर्थ स्टांजा को, और अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ स्टांजा की ओर। तो इसके फिफ्थ स्टांजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि O Attic sheep, fair attitude, with bread of marble men and maiden overwrought, with forest branches and a trodden weed, thou, silent form, dost tease us out of thought as doth eternity, cold pastoral. तो इन लाइंस में एटिक शेप का मतलब है कि उस ग्रेशियन अर्न में जो एंशंट पेंटिंग्स और पिक्चर्स बने हुए थे तो वो एथेंस और ग्रीस से बिलोंग करते थे और वो ग्रीक आर्ट पर मॉडल किए गए थे या उसके अकॉर्डिंग बनाए गए थे। फिर फेयर एटीट्यूड का मतलब है अ ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट। फिर ब्रेड का मतलब है अ सर्टन टाइप ऑफ पैटर्न और डिज़ाइन जो कि उस मार्बल से बने ग्रेशियन अर्न पर एम्बॉर्डर किए गए थे या कार्व किए गए थे। फिर ओवरऑट का मतलब है हर जगह, यानी उस ग्रेशियन अर्न पर हर जगह मेन और वुमेन के पिक्चर्स कार्व किए गए थे, बने हुए थे। फिर ट्रॉडन वीड का मतलब है कि जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे तो घास आएंगे ही और फिर वो हमारे ज़मीन पर चलने से वो क्रश भी होंगे ही। तो जो अनवांटेड ग्रास होते हैं उन्हें वीड कहा जाता है और जब हमारे ज़मीन पर चलने से वो थोड़े क्रश हो जाते हैं तो उन्हें फिर ट्रॉडन वीड कहा गया है। और टीस का यहाँ पर मतलब है चैलेंज। तो गाइस इस फिफ्थ स्टांजा के फर्स्ट 5 लाइंस में पोएट पहले तो वो उस ग्रेशियन अर्न की तारीफ करते हैं जो कि आर्ट का एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क है और जिस पर कि ग्रीक आर्ट के मॉडल पर या उसके अकॉर्डिंग पेंटिंग्स और पैटर्न्स बनाए गए हैं या उस पर कार्व किए गए हैं। मार्बल से बने उस ग्रेशियन अर्न पर हर जगह मेन और वुमेन के फिगर्स कार्व किए गए हैं और प्लस उस पे नेचर के भी कई सारे चीज़ें जैसे कि पेड़ों की शाखाएं या ब्रांचेस बने हुए हैं, ज़मीन पर घास और पत्तियां बनी हुई हैं। सो ऑल्दो वो ग्रेशियन अर्न बहुत ही साइलेंट है और वो खुद से तो हमसे नहीं बोलता है, बट स्टिल उस पर बने जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं तो उसको देखने से दिमाग अपने आप ही इधर उधर की चीज़ों को छोड़कर वो उस ग्रेशियन अर्न के गहरे कंटेम्पलेटिव थॉट में चला जाता है, मानो कि हम टाइमलेस इटर्निटी के बारे में सोचने लगते हैं जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो वो ग्रेशियन अर्न हमारे थॉट्स को चैलेंज करता है और उन्हें प्रोवोक करता है। और जो पैस्टोरल सीन
उस ग्रेशियन अर्न पर डिपिक्ट किया गया है तो वो कोल्ड इसलिए है क्योंकि एक तो वो अर्न या फिर वो वास मार्बल से बना हुआ है इसलिए वो ठंडा होता है, और दूसरा इसलिए क्योंकि वो एक लाइफलेस पिक्चर है जिसमें कि टाइम फ्रीज हो गया है, इसलिए भी पोएट उसे कोल्ड पैस्टोरल कह रहे हैं। फिर इसके लास्ट 5 लाइन्स में पोएट ये लिखते हैं, When old age shall this generation waste, thou shalt remain in the midst of other woe. Then ours, a friend to man, to whom thou sayest, Beauty is truth, truth beauty. That is all ye know on earth, and all ye need to know. तो इन लाइंस में दिस जनरेशन वेस्ट का मतलब है व्हेन दिस जनरेशन विल पास अवे, यानी जब इस जनरेशन के लोग यानी पोएट के जनरेशन के लोग गुजर जाएंगे। फिर इन द मिडिल ऑफ ऑल वो का मतलब है इन द मिडिल ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ सफरिंग। तो इन लाइंस में पोएट ये कहते हैं कि जब इस जनरेशन के लोग बूढ़े होकर एक दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद भी ये जो ग्रेशियन अर्न है उस समय भी ये मौजूद रहेगा, और फ्यूचर में जब लोग हर तरह के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होंगे, जूझ रहे होंगे, तो तब भी ये अर्न उन सभी लोगों के लिए एक फ्रेंड की तरह होगा जो कि उन्हें उस समय कंफर्ट पहुंचाएगा, और ये उन लोगों को ये सलाह देगा या इंसानियत को ये संदेश देगा, ये कहेगा दैट ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। यानी ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस लोगों के देखने का नज़रिया अलग अलग है। अगर इंसान इस बात को समझ ले और जान ले तो फिर इस धरती पे मौजूद जितने भी पर्पस हो सकते हैं इंसान के, तो वो उन सभी को भी जान लेगा और समझ लेगा। तो ये अकेला नॉलेज ही इनफ है पोएट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से पोएम ख़त्म होता है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।